Now, bounded function. A function is said to be bounded if there exists a finite m such that mod fx लेस देन इक्वल टू m। यानी कोई फंक्शन अगर fx है तो उसको हम बाउंडेड फंक्शन तब कहेंगे जब उस फंक्शन का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू एक फाइनाइट वैल्यू होगा। जैसे से हम कहें कि fx इज इक्वल टू 2 to the power x ऑन 0 to 1, क्या ये बाउंडेड है या नहीं है? तो आप देखें कि ये ग्राफ हुआ 2 to the power x का, 0 पर ये वैल्यू दिया 0,1 और x इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू आ गया 0,2। तो ये इधर हमको ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ ग्राफ इतना ही दूर देखना है। तो ये हमेशा एक फाइनाइट रेंज में बाउंडेड है, 2 से लेकर 1 से लेकर 2 के बीच। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम कहें fx इक्वल टू 10x और इसकी बात करें तो 10x जो होता है ये -∞ से इन्फिनिटी के बीच रहता है। सो इट इज़ नॉट अ बाउंडेड फंक्शन। बट हम कहें fx इक्वल टू sin x और x पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, तो हम जानते हैं sin x कहाँ से कहाँ के बीच रहता है। x आप कुछ भी कर लें, -1 से 1 के बीच, दैट मीन्स sin x का मॉड हमेशा लेस देन इक्वल टू 1, तो यही m का रोल प्ले कर रहा है। सो इट इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन इज implicit and explicit function। यानी किसको हम implicit फंक्शन कहेंगे और किसको explicit फंक्शन कहेंगे। A function defined by an equation not solved for the dependent variable। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है फंक्शन में? यानी y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। दैट मीन्स कि अगर हम किसी को अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पाए इस तरह से, तो वो जो फंक्शन होगा, मतलब शुरू में जो लिखा रहे वो इस तरह का ना लिखा रहे, ऐसा ना लिखा रहे, ऐसा रहे जैसे x³ + y³ = 1। तो देखो यहाँ y एज अ फंक्शन ऑफ x तो नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और अगर, क्लियर है? और अगर, दैट मीन्स इफ
y has been expressed in term of alone, in term alone, then it is called explicit function. That means अगर हम y को एज ए फंक्शन ऑफ x लिख पाएँ एलॉन, x के लॉन, तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसे केवल नाम है, इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई चीज़ नहीं है। जैसे ऐसे रहे, हम यहाँ पर कुछ इम्प्लिसिट फॉर्म लिख रहे हैं, ये फंक्शन का ही फॉर्म है, और ये एक्सप्लिसिट। तो जैसे रहे x इंटू वाई इक्वल टू 1, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 1 इम्प्लिसिट फंक्शन। बट इसको हम लिखे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया एलोन, 1 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। यानी कि अगर हम y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख पाएँ तो उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो अगर आपको कोई इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है और उसका डोमेन निकालने को कह रहा है, तो पहले आप उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे एंड देन उसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये रहे कि फाइंड द डोमेन ऑफ the explicit form of the function which is represented implicitly by the equation, फर्स्ट ले लें 1 प्लस एक्स कॉस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे, कहे थे कि पहले हम लोग इसको, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो ऐसे लिखेंगे और y को लिख लेंगे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स। क्लियर है? तो पहले इसको एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फॉर्म में तोड़ लें। अब हम जानते हैं कि अगर कॉस इनवर्स x है तो x जो होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच होता है, -1 से 1 के बीच। और यहाँ x का रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। तो ये कहाँ से कहाँ के बीच आएगा, -1 से 1 के बीच। क्लियर है? तो इसको हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। यानी ये कह रहा है क्वेश्चन कि आप सॉल्व कीजिए इसको एक बार में, क्योंकि साथ साथ होना चाहिए। एंड ये जो फंक्शन है ये एक साथ -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। तो हम इसमें 1 को इधर ले आए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सिमिलरली 1 को इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से चलाया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ इस वाले में ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक है जहाँ a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। तो इट इज दिस फंक्शन इज पॉजिटिव फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन -1। एक तो ये हो गया। अब इसको देखा जाए तो ये क्या है, इसको हम अलग से सॉल्व कर लें। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व किए हैं, लिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो जरा इसको फैक्टराइज करें तो इसका 2 रूट आएगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5/2। क्लियर है? तो हमारे नंबर लाइन से हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले जो हमारा निगेटिव वैल्यू मिल रहा है सबसे बड़ा, वो मिलेगा -1। फिर हमको मिलेगा 1 माइनस √5/2, और उसके बाद हमको मिलेगा 1 प्लस √5/2। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, इसी पे हम लोग देख लें। देखो ये हुआ मेरा पहला वाला, ये जो सेकंड सॉल्यूशन हुआ, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो निगेटिव, यानी यहाँ से यहाँ ये सेकंड, और एक सॉल्यूशन आ रहा है ये पार्ट भी, ये एक्सक्लूड करता हुआ ये भी सेकंड, -∞ तक। फर्स्ट वाला क्या निकाले थे हम लोग, x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो x शुड बी ग्रेटर देन -1 पर ओपन इंटरवल, यहाँ से बड़ा, ये था आपका पहला वाला। जहाँ दोनों लाइनों को मेरा आंसर, तो मेरा आंसर क्या हुआ, x इज एलिमेंट ऑफ दिस 1 प्लस √5/2, दोनों क्लोज इंटरवल में इंक्लूडेड है। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड रखें 2 to the power x प्लस 2 to the power y इज इक्वल टू 2। ये क्या होगा, तो इसको हम लिख लें 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 to the power y, सॉरी 2 to the power x। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बेस 2 रख करके लॉग ले लें। तो लॉग 2 to the power y log बेस 2 2 to the power x। तो ये y जो है ये आगे चला आएगा। सो y log 2 बेस 2 log 2 दिस। सो यहाँ से आ गया y इक्वल टू log 2 माइनस 2 to the power x, और ये क्या होना चाहिए, बेस 2 है, ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 2 to the power 1 शुड बी ग्रेटर देन 2 to the power x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a to the power x1 ग्रेटर देन a to the power x2। a अगर 1 से बड़ा है तो x1 जो होगा वो x2 से बड़ा होगा, इसमें इनइक्वालिटी नहीं पलटता है। सो आंसर इज 1 शुड बी ग्रेटर देन x, यानी x शुड बी लेस देन 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा, x जो हो 1 से छोटा हो। ठीक है? सो -∞ से 1।
क्लियर है? नाउ सम इम्पॉर्टेंट नोट्स हम लोग कुछ कर लें. सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आगे देखेंगे अभी. फर्स्ट, if the graph of y equal to fx and y equal to gx are कंटिन्यूअस. अभी हम बताएंगे कैसे पहचानते हैं कि ग्राफ कंटिन्यूअस है. अगर y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस है इन देयर डोमेन क्लियर है? द फॉलोइंग ग्राफ will also be continuous in their respective domain. अगर y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स, ये दो फंक्शन है, दोनों का ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जब आप ग्राफ बना रहे होते हैं तो आपका कहीं पेन नहीं उठना चाहिए. जिस जगह पर पेन उठता है ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त, तो समझिए कि उसी जगह पर वो ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है. तो अगर y इक्वल टू एफ, जैसे कि अगर हम y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ बनाएं तो हमारा पेन कहीं नहीं उठता है, सीधे ऐसा देखो कहीं नहीं उठेगा. तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. बट अगर हम log x का ग्राफ बनाएं तो log x का ग्राफ क्या होता है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन. सिमिलरली sin x का ग्राफ बनाओ, कहीं पेन नहीं उठेगा, तो sin x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन देयर इन फॉर ऑल रियल x. बट 10x का ग्राफ बनाओ तो 10x का ग्राफ क्या होता है कि ऐसा. तो ये देखो π/2 रहता है, यहाँ पेन उठेगा, फिर 3π/2 पर पेन उठेगा. तो जहाँ जहाँ पेन उठ गया ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त, वहाँ पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. क्लियर है? तो जब हम दोनों फंक्शन का हम डोमेन देख लें, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स का, और अगर वो दोनों फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो दोनों फंक्शन का जो डोमेन, तब ये जो फंक्शंस होगा ये भी अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में कंटिन्यूअस होगा. जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये भी कंटिन्यूअस होगा. एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये भी अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में कंटिन्यूअस होगा. एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये भी अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में कंटिन्यूअस होगा. और एफ एक्स बाई जी एक्स भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा. यानी ये सारा फंक्शन अगर एफ एक्स और जी एक्स अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में कंटिन्यूअस होगा. एक चीज़ क्लियर? दिस इज नोट नंबर 1. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पॉइंट. Second point is कि if f dash x मतलब हुआ d of f x by dx, यही हुआ इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है? फॉर ऑल x is element of domain of f, then
एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी कि अगर कोई फंक्शन, जैसे हम एग्जांपल ले लें y इक्वल टू ई एक्स है, या इसी को कहें एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, तो आप एफ डैश एक्स अगर निकालते हैं, यानी डी वाई डी एफ एक्स बाई डी एक्स निकालते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो ये भी आपको ई एक्स ही मिलेगा। और ये जो ई एक्स होगा ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो देखो ये फंक्शन जो है ई एक्स का ग्राफ बनाओ, ऐसा होता है। तो देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा, इसलिए फंक्शन को क्या कह रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा। सो दिस फंक्शन इज, ये किसको कहते हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे अगर हम एफ एक्स को ले लें 3x प्लस 4, एफ डैश एक्स क्या दे देगा बाबू, 3, ये ग्रेटर दैन 0 है। ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देखो 3x प्लस 4 का ग्राफ कैसा होता है, देखना हमेशा x बढ़ेगा और y बढ़ेगा। 3x प्लस 4 का हम ग्राफ बनाए तो ये कुछ ऐसा होगा। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा, जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा, और ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। दैट मीन्स अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 हो गया तो हम फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है। सिमिलरली अगर देखो एफ एक्स इक्वल टू अगर रहे एल एन एक्स, तो आप एफ डैश एक्स निकालें, आपको क्या मिलेगा, 1/x। इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन ही होता है x ग्रेटर दैन 0। तो अगर x ग्रेटर दैन 0 इसका डोमेन है, तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में। तो ये फंक्शन जो होगा वो अपने डोमेन में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसका ग्राफ हम देखे भी हैं कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ये ग्राफ इस फंक्शन का ऐसा होता है। तो जैसे जैसे x बढ़ता है y बढ़ता है, जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा। क्लियर है। तो अगर आपको पहचानना है कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है, तो आप उसका एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। ठीक है। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर दैन 0 है उसके डोमेन में, तो वो अपना फंक्शन अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि थर्ड पॉइंट, if f dash x less than 0 for all x is element of domain of the function, then fx is strictly decreasing function। जैसे एफ एक्स हम ले लें -3x - 1, एफ डैश एक्स क्या आएगा, -3 लेस देन 0। और देखो इसका ग्राफ, ग्राफ इसका कैसा होगा, कुछ ऐसा। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y का वैल्यू घटेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y का वैल्यू घटेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y का वैल्यू घटेगा। तो ये जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है। उसके अगर हम एक फंक्शन ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू 10/3x³ -500x² प्लस 1,001, इसके बारे में पूछा जाए तो हम एफ डैश एक्स निकालें, हमको मिला 10x² -1000x। क्लियर है। तो ये अगर हमसे कहा जाए कि भाई ये फंक्शन कैसा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन तो है रियल नंबर। और ये रियल नंबर में, फॉर ऑल रियल नंबर में, ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर x के लिए
इंक्रीज करेगा और किसी के लिए डिक्रीज करेगा। जैसे दिखाते हैं, जैसे इसका नंबर लाइन आप प्लॉट कीजिए, तो इसको प्लॉट कीजिएगा तो 10x कॉमन ले लीजिए तो बचा x और यहाँ बच गया 100। इसको हम प्लॉट किए तो एक जीरो आया यहाँ पर और एक आया यहाँ 100 पे, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी इस जगह पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ एफ डैश एक्स निगेटिव है, यहाँ से यहाँ एफ डैश पॉजिटिव है, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, यूनियन 100 से इन्फिनिटी तक, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है 0 से लेकर 100 के बीच। तो इस जगह पर फंक्शन डिक्रीजिंग है और इस जगह पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। दिख रहा है ना, जहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहाँ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है वहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका फंक्शन को कैसा नाम दिया गया, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन किसको कहते हैं, मैनी वन फंक्शन किसको कहते हैं, ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं, इन टू फंक्शन किसको कहते हैं, इन चीज़ों का स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, क्या क्या मैथड्स है उसको टेस्ट करने का। ओके, थैंक यू।